नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल अब से कुछ देर में टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होगा। देश में अब तक लगभग 40 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड-19 से टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ने के संबंध में पर्याप्त सबूत नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड की स्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, एंटी ड्रोन स्वदेशी सिस्टम जल्द ही देश के सीमावर्ती इलाकों में लगाया जाएगा। यूरोप में भयावह बाढ़ से 150 से अधिक लोगों की मौत और आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जा रहा है। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल अब से कुछ देर बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों के इस दल को नई दिल्ली से रवाना करेंगे। औपचारिक विदाई समारोह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होगा। भारत के आज टोक्यो के लिए रवाना होने वाले 88 सदस्यों के दल में 54 खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस दल में तीरंदाजी, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, जिम्नास्टिक और भारोत्तोलन में भाग लेने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक में 127 भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले चिराग शेट्टी के पिता ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं चिराग को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के माध्यम से यही आशीर्वाद और शुभकामनाएं दूंगा कि वो टोक्यो में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे। पूरे देश और परिवार की शुभकामनाएं बेटे आपको और पूरे इंडियन कॉन्टिजेंट के साथ हूं। तुम्हारी माँ, बहन, रिश्तेदार और हमारे दोस्त भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना बेस्ट दो, बेस्ट मिलेगा। ऑल द बेस्ट चिराग, वी ऑल लव यू। जय हिंद। आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तीरंदाज प्रवीण की। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। प्रवीण जाधव मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले हैं, जिनका आधा जीवन सारधे गांव में बनी झुग्गियों में बीत गया। लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य के आगे कभी भी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। चैलेंज तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मेरा जो घर है बहुत सिंपल है। जब बारिश आता है तो बहुत मुश्किल होता है मेरे घर में, तो वहाँ से निकल के शिक्षण लेना और उसके आगे खेलना, क्योंकि हमारा गेम बहुत महंगा है ना, तो वो भी बहुत मुश्किल था। फिर भी घर से सपोर्ट था कि तुम करो, जो कर रहे हो अच्छा करो। मेहनत और जज्बे के दम पर वो कर दिखाया जिसका सपना भारत का हर खिलाड़ी देखता है।
प्रवीण 8 साल की उम्र में ही एथलेटिक्स में रुचि रखने लगे थे और अपने गांव में लकड़ी के बने तीर कमान से निशाने लगाकर अभ्यास करते रहे। पहले मैं एथलेटिक्स में 400 करता था, तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा एथलेटिक्स में भी, इसलिए गवर्नमेंट की एकेडमी में सिलेक्शन हो गया। आज इसी लकड़ी के धनुष के दम पर प्रवीण तीरंदाजी में भारत की तरफ से ओलंपिक में जाएंगे। मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि स्वर्ण पदक देश के लिए ला सकूं और वैसे मेहनत भी करूंगा। मैं अभी तक ओलंपिक में मेडल नहीं है इंडिया को, बस ओलंपिक में मेडल लेना है इंडिया के लिए। प्रवीण जाधव सरकार से मिलने वाली मदद पर कहते हैं, सरकार तो अपनी तरफ से फुल सपोर्ट कर रही है, जैसे हम भी हमारा पूरा जोर लगाएंगे। साल 2019 में उन्होंने 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर पदक अपने नाम कर लिया। फिर जाधव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब वो देश के लिए टोक्यो ओलंपिक में भी हिस्सा लेने वाले हैं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू किए गए ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए हमें जवाब भेजा है। कल के सवाल का सबसे पहले सही जवाब भेजा है छत्तीसगढ़ में भिलाई के रहने वाले श्रेयांश घरडे ने। वो बनते हैं हमारे क्विज के विजेता। श्रेयांश को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाइयां। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्रेयांश ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और ओलंपिक टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। मैं ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस क्विज का विजेता चयनित किया। खिलाड़ियों को यह कहना चाहता हूं कि आज जब वे रवाना हो रहे हैं तो वे एक खिलाड़ी के तौर पे जा रहे हैं, परंतु जब वे वापस आएंगे तो वे जरूर एक चैंपियन के रूप में आएंगे। साथ ही खिलाड़ियां कभी ये न सोचे कि वे स्टेडियम में अकेले परफॉर्म कर रहे हैं। उनके साथ पूरा देश है, 130 करोड़ भारतीय साथ खड़े हैं और हमें भरोसा है कि इस बार जरूर इतिहास रचा जाएगा। जय हिंद। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। देश भर में अब तक लगभग 40 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 42,12,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। इसके साथ ही देश में लगाए गए कुल टीकों की संख्या 39 करोड़ 96 लाख से अधिक हो गई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। कल 43,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब तक 3 करोड़ 2 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 4,24,000 रह गई है। संक्रमण दर 2.21% है और दैनिक संक्रमण दर 1.91%। कल 560 मरीजों की कोविड से मौत हुई। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 2 करोड़ 74 लाख से अधिक टीके इस समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं और 18,16,000 से अधिक वैक्सीन जल्दी ही उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार समूचे देश में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने आज कहा कि कोविड-19 के कारण देश में ट्यूबरकुलोसिस टीबी के मरीज बढ़ने के कोई सबूत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि हाल ही में कोविड से संक्रमित लोगों में टीबी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने कोविड से संक्रमित सभी लोगों की टीबी जांच और टीबी के मरीजों की कोविड जांच की सिफारिश की है। उन्हें टीबी और कोविड जांच की निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। महाराष्ट्र में नासिक जिले के 1,927 गांवों में 1,246 गांव कोरोना मुक्त हो गए हैं। जिले के अन्य ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के मरीज घट रहे हैं। कोरोना मुक्त होने वाले गांवों से ज्यादातर आदिवासी गांव हैं।
मार्च अप्रैल माह के दौरान नासिक जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि प्रभावी टीकाकरण और निगरानी से इसमें कमी आती गई। फिलहाल जिले में 1548 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म और टेलीविजन शूटिंग के लिए स्थान और समय के बारे में पुलिस के साथ समन्वय करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने आज फिल्म निर्माताओं के सबसे बड़े संगठन प्रोड्यूसर्स गिल्ड के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शूटिंग स्थल पर कोविड मानकों का पालन किया जाना चाहिए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। फिल्म निर्माता संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोविड-19 का पता लगाने के परीक्षण नियमित रूप से किए जाए, दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और सिनेमा कलाकारों और कर्मचारियों के टीकाकरण में तेजी लाई जाए। संघ ने शूटिंग की अवधि शाम 4 बजे से आगे बढ़ाने की मांग की और आश्वासन दिया कि वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 नियमों का पालन करते रहेंगे। सीएम ने उनसे कहा कि महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर का असर कम नहीं हुआ है और तीसरी लहर के आने की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि खेल आयोजनों के लिए बायो बबल सिस्टम के बावजूद कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मुंबई पुलिस को निर्माताओं से शूटिंग के स्थानों और समय के बारे में जानकारी लेने का भी निर्देश दिया। सिटीजन आकाशवाणी समाचार मुंबई। केरल में कोविड रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। आज 16,148 नए मरीज सामने आए। कोविड से राज्य में अब तक 15,269 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए सभी एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने होंगे। मेघालय में पिछले 24 घंटे में कोविड के 507 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 8 लोगों की कोविड से मृत्यु भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। राज्य में कुल 8,85,446 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 59 मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसी अवधि में 91 लोग स्वस्थ हुए और 4 की मृत्यु हो गई। फिलहाल दिल्ली में 621 कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 87,000 कोविड टीके लगाए गए। वर्ष 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा था और बहुत सारे रोगियों को रक्त और प्लाज्मा की आवश्यकता थी। उस समय कच्छ यूथ एसोसिएशन ने जरूरतमंद मरीजों को प्लाज्मा उपलब्ध कराया। इन युवाओं ने जिले में कई रक्तदान शिविर लगाए। कच्छ यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्ता पंकज वीरा ने आकाशवाणी को बताया कि ये संगठन वर्ष 2008 से कार्य कर रहा है। हमारे जितने भी इस संस्था में कार्यकर हैं सब सतर्क और कार्यरत रहते हैं। हमेशा इस सामाजिक संस्था का उद्देश्य यही है कि हम जब इस धरती पे आए हैं तो हमें कुछ इस धरती को ऋण चुकाना है, तो किस तरह से चुकाया जाए। हमारा उद्देश्य साफ है कि हमें सोशल वर्क करना है और जिस जरूरतमंद को जरूरत है, कोई भी मेडिकल सहाय है, रक्तदान है और जो मेडिकल कैंप है, मोतीबिंदु का ऑपरेशन है, ये सब हम लोग निःशुल्क करा के देते हैं। मिजोरम सरकार ने 18 जुलाई से 24 जुलाई मध्यरात्रि तक के लिए सख्त लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। 7 दिन का ये पूर्ण लॉकडाउन आइजोल नगर निगम इलाके में लागू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डॉक्टर अर्चना कुमारी इस चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कर्नाटक में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे सभी पात्र छात्रों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 19 और 22 जुलाई को होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने आज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद बेंगलुरु में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में कोविड से बचाव के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि वह विद्यार्थियों को हॉल टिकट्स डाउनलोड करने में मार्गदर्शन दें। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, स्काउट्स और गाइड्स के सदस्य और स्वयंसेवक सेवा प्रदान करेंगे। कुल 1,19,459 कर्मचारी परीक्षा इंतजाम में भाग लेंगे और इन सभी को टीका लगाया गया है। परीक्षा कक्षा और आसपास सैनिटाइजेशन कल होगा। एक कक्षा में 12 विद्यार्थी बैठेंगे और एक बेंच में केवल एक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के पूर्व थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीमीटर द्वारा सभी विद्यार्थियों की जांच चलेगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय खिलाड़ियों का पहला बैच अब से कुछ देर में टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होगा। देश में अब तक लगभग 40 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड-19 से टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ने के संबंध में पर्याप्त सबूत नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड की स्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, एंटी ड्रोन स्वदेशी सिस्टम जल्द ही देश के सीमावर्ती इलाकों में लगाया जाएगा। यूरोप में भयावह बाढ़ से 150 से अधिक लोगों की मौत और आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जा रहा है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश और शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार 2020-21 के लिए टर्मिनल सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिले-जुले तरीके से 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। पिछले वर्ष सितंबर में आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए भी लागू होंगे। बीच के सेमेस्टर और वर्ष के लिए उच्च शिक्षा संस्थान यथाशीघ्र ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिले-जुले प्रारूप में शिक्षा सत्र की शुरुआत कर सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा सत्र 2021-22 में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सभी शिक्षा बोर्डों के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही शुरू हो सकेगी। सभी स्कूल बोर्डों की 12वीं की परीक्षा के परिणाम इस महीने की 31 तारीख को प्राप्त हो जाने की संभावना है। संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। सूत्रों ने बताया कि श्री नायडू ने कोविड की स्थिति में संसद से आम जनता के साथ खड़े होने और सभी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने को कहा। श्री नायडू ने जोर देकर कहा कि संसद की निष्क्रियता से मौजूदा खराब हालात में और इजाफा होगा।
इसलिए सदन के सभी वर्गों को इस सत्र को सुचारू रूप से चलाना चाहिए और इसकी उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार संसद के मानसून सत्र के एजेंडे के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार 29 विधेयक पेश करेगी। इनमें 6 विधेयक अध्यादेश के स्थान पर लाए जाएंगे, 2 विधेयक वित्तीय कामकाज से संबंधित होंगे। उन्होंने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के सहयोग की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में विचार विमर्श के लिए व्यापक सरोकार वाले मुद्दों का प्रस्ताव किया। इनमें कोविड स्थिति, किसान विरोध प्रदर्शन, सीमा पर चीन की कार्रवाई और सहकारी संघवास से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। कुल मिलाकर 20 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव रखे। सरकार ने संसद के सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कल सदन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 19 बैठकें होंगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम कल रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल पर, जबकि संसद के समक्ष मुद्दे पर चर्चा कल रात 9:30 बजे FM रेनबो चैनल पर सुनी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की अपराजिता सारंगी, कांग्रेस की डॉक्टर अमी याग्निक, CPI की अमरजीत कौर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर सीमा मलिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप तथा न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में शीघ्र ही स्वदेशी ड्रोन प्रणाली तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा अन्य संबंधित एजेंसियां इस पर कार्य कर रही हैं। गृहमंत्री नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 18वें अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। चैलेंजेस को देखें तो ड्रोन के खिलाफ हमारी मुहिम बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में होती है। ड्रोन के खिलाफ की प्रणालियों को विकसित करने के लिए DRDO और हमारी अन्य एजेंसियां लगी हैं। बहुत कम समय में मुझे भरोसा है कि ड्रोन विरोधी स्वदेशी प्रणाली के साथ हम सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाएंगे और इस खतरे को भी हम पार कर लेंगे। लगभग सुरक्षा बल ने 15 अरब रुपए के नारकोटिक्स को पकड़ा है, 4.5 करोड़ के सोना चांदी को पकड़ा है, 15 आतंकवादियों को मार गिरा है और लगभग 2000 आतंकवादियों को घुसपैठियों को पकड़ने का काम किया है। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि देश के अर्धसैनिक बल किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा मजबूत नहीं रखा गया तो देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। जब देश में समय समय पर जरूरियात महसूस की, ये सारे बल की स्थापना होती रही, उनको संसाधन मुहैया कराए और आगे बढ़ाने का काम हुआ। परंतु अटल जी की सरकार में पहली बार वन बॉर्डर वन फोर्स की सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया और इसका एक स्ट्रक्चर्ड खाका शुरू हुआ। BSF के जिम्मे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जिम्मे भारत और चीन की सीमा है, सशस्त्र सीमा बल के जिम्मे नेपाल और भूटान की सीमा है और असम राइफल के जिम्मे म्यांमार की सीमा है। एक स्ट्रक्चर्ड खाका पहली बार देश में बना और सबकी जिम्मेदारियां तय हुई। पिछली यूपीए सरकार के दौरान हुए कामकाज से तुलना करते हुए श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2008 से 2014 की अवधि में सीमा पर केवल 3,600 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में अब तक 4,764 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए यूपीए सरकार के शासनकाल में केवल 1 सुरंग बनाई गई थी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार अब तक 6 सुरंगें बना चुकी हैं और 19 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है।
गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के शासन में देश की स्वतंत्र रक्षा नीति है। इस नीति का स्पष्ट संदेश है कि सरकार सबके साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहती है, लेकिन अगर किसी ने देश की सीमाओं का अतिक्रमण करने या देश की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ उनकी बैठक में राज्य के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। श्री येदियुरप्पा दिल्ली से लौटने के बाद आज बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बातचीत काफी संतोषजनक रही। श्री येदियुरप्पा ने कहा कि केंद्रीय नेताओं ने उनसे पद पर बने रहने और 26 जुलाई को उनकी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विधायक दल की बैठक बुलाने की बात कही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री पवार ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रहित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। यूरोप में भीषण बाढ़ की तबाही में 150 लोग मारे गए हैं। इनमें से अधिकतर पश्चिम जर्मनी में हैं, जहां आपातकालीन सेवाएं मलबा हटाने में जुटी हैं। राइनलैंड प्लाटिनेट के गृह मंत्री रोजर लाउंतेन्स ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपातकालीन सेवाओं का बचाव अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 5 और लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिससे जर्मनी में बाढ़ से मृतकों की संख्या 108 तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अर्फ्स्टाट में भूस्खलन के कारण कई लोगों की मृत्यु की आशंका है। पड़ोसी देश बेल्जियम में बाढ़ से 20 लोग मारे गए हैं। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी करू ने 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। स्विट्जरलैंड में कल रात से भारी बरसात के बाद झीलें और नदियां उफान पर हैं। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच दोहा में वार्ता हुई है। दोनों पक्षों के बीच पहले भी वार्ता होती रही है। अफगानिस्तान के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्ला तालिबान के राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में शामिल हुए। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। ये दिन दुनिया भर में न्याय की आधुनिक प्रणाली के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस वंचितों और प्रताड़ितों को सामाजिक न्याय देने के संबंध में मनाया जाता है। रोम घोषणा स्वीकार करने के बाद इस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की औपचारिक स्थापना की गई थी। इस वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की मुख्य विषय वस्तु ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लघु फिल्म प्रतियोगिता खुशियों का आशियाना शुरू की है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। मुंबई में तापमान 25 और 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान 17 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। गुवाहाटी और इम्फाल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। शिलंग में तापमान 17 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। आइजोल में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश के आसार हैं। कोहिमा में तापमान 18 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। ईटानगर और गंगटोक में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय खिलाड़ियों का पहला बैच अब से कुछ देर में टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होगा।
देश में अब तक लगभग 40 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड-19 से टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ने के संबंध में पर्याप्त सबूत नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड की स्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एंटी ड्रोन स्वदेशी सिस्टम जल्द ही देश के सीमावर्ती इलाकों में लगाया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।